Hello students, so in the previous lecture we are talking about the auxins and we are discussing the functions of auxins. So थोड़ा auxins को और आगे देख लेते हैं, then we'll move to the gibberellins. तो in the previous lecture मैंने ये बताया था कि जो auxins होते हैं they can work as a herbicide. ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं और auxin का एक और function देखते हैं, that are they also help in lateral root formation. Auxin helps in lateral root formation. ठीक है, सो एक रिमाइंडर मैं आपको देता हूं, प्रीवियस लेक्चर में जो अपन ने बोला था कि जो शूट ग्रोथ होती है उसके लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है दैट इज 10 ppm. शूट ग्रोथ के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है दैट इज 10 ppm. और अगर मेन रूट या प्राइमरी रूट की बात करते हैं या फिर प्राइमरी रूट की बात करते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अबाउट 0.001 पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट. नाउ if the amount of oxygen that is provided for the growth is more than 0.001 ppm तो क्या होगा? So let's see, if oxygen is more than 0.01 parts per million तो क्या देखने को मिलेगा? So in this case the growth of primary root is going to be inhibited. Primary root growth is inhibited. ठीक है, एंड लेटरल और एडवेंटिशियस ग्रोथ जो होती है रूट की साइड्स में से जो रूट्स बाहर आती है, लेटरल रूट्स, सो उनका प्रोडक्शन, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी. लेटरल और adventitious root growth increase. Just put it as root growth increases. Clear है? So root अगर देखें, so let's say this is the primary root और ये जो निकलती है this are the lateral roots. तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि यार ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? मेन रूट अगर ये रूट को ग्रो कराना है तो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? 0.001 पार्ट्स पर मिलियन ppm होना चाहिए. बट अगर ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 0.0 पार्ट्स पर मिलियन से बढ़ जाता है तो यानी केस में क्या होगा कि जो प्राइमरी रूट है ओके उसकी ग्रोथ नहीं होगी और जो लेटरल रूट से उनकी ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक. So this is with the oxygen in appropriate amount and this is when the oxygen is more than the appropriate amount. ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि ऑक्सीजन का ज्यादा प्रोपोर्शन लेटरल ग्रोथ को या फिर एडवेंटिशियस रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है. ठीक है, तो इस चीज को भी अपन ने यूज में लिया है. ओके, किस चीज में यूज में लिया है इसको? तो यहां लिख लेते पहले, यहां पे हो क्या रहा है एक्चुअली, तो यहां लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन स्टिमुलेट सेल ऑफ पेरिसाइकिल एंड डिवीजन स्टार्ट्स. ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स सेल ऑफ पेरिसाइकिल एंड डिवीजन स्टार्ट्स and lateral roots are formed. So oxygen stimulates cells of pericycle and division starts and lateral roots are formed. This feature is used for what? फीचर कौन सा वाला जहां पे लेटरल ग्रोथ को प्रमोट मिल रहा है, लेटरल रूट की ग्रोथ को प्रमोट किया जा रहा है. सो फीचर इज यूज्ड फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग.
is used for rooting of cutting. Now what is this rooting of cutting? ये क्या चीज है? तो रूटिंग ऑफ कटिंग अगर देखा तो यहां पे क्या होता है, लेट्स से आपने एक स्टेम कट किया, एक स्टेम कट करके उसको आपको ऑक्सीन के सॉल्यूशन में डाल देना। सो मैंने स्टेम कट किया, उसको ऑक्सीन के सॉल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, दिस इज ऑक्सीन, दिस इज कट स्टेम। तो ये स्टेम में क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स। ठीक है, तो ये स्टेम में क्या चालू हो जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी, ये जो स्टेम है इसमें से लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। क्लियर है? यहां लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट अकर्स, बिकॉज आपने इसको ऑक्सीन के सॉल्यूशन में रखा है। यहां पे लिख सकता हूं, ऑक्सीन कैन बी यूज फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन ऑक्सीन इज ऑल्सो नोन एज, यहां लिखते हैं ऑक्सीन इज ऑल्सो नोन एज, इस फीचर की वजह से ऑक्सीन is also known as root stimulating hormone. Root stimulating hormone. ठीक है, it is known as root stimulating hormone, या फिर नाम लिख देते हैं, it's known as RSH, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज रूटॉन। दूसरा नाम क्या है उसका? दूसरा नाम है रूटॉन। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीन इज प्रमोटिंग लेटरल ग्रोथ फॉर्मेशन विद टर्म ऑक्सीन एज आरएसएच, रूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर रूटॉन। क्योंकि यहां पे क्या हुआ, आपने जब कट स्टेम को डाला ऑक्सीन के सॉल्यूशन में, तो आपको कट स्टेम में क्या देखने को मिला, रूट का ग्रोथ देखने को मिला in presence of auxin, so we can term auxin as a RSH, root stimulating hormone, या फिर रूटॉन। ठीक है, डन। एक और चीज यहां पे मेंशन कर देते हैं, आई रब दिस डाउन। Auxin promotes parthenocarpy in टमाटो। टमाटो में जो पार्थेनोकार्पी होती है, दैट इज इनिशिएटेड बाय ऑक्सीन। ठीक है, फिर ऑक्सीन का एक और काम अगर देखें, आपने पढ़ा है कि रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, है ना। तो ये जो रूट नोड्यूल्स है वो बनते किस तरीके से है, तो यहां पे क्या होता है कि जो ऑक्सीन है दैट इज फॉर्मिंग रूट नोड्यूल्स, ऑक्सीन प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ root nodule in leguminous plants. In leguminous plants, ठीक है, by the cell
division activity, by the cell division activity. ठीक है, अब इस सेल डिवीजन के एक्टिविटी जो चल रही है उसमें दो चीजें हेल्प कर रही है। एक तो ऑब्वियसली ऑक्सीन हेल्प कर रहा है, दूसरी एक और चीज जो हेल्प कर रही है दैट इज साइटोकाइनिन। तो यहां पे लिखेंगे सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीन, और दूसरी क्या चीज है, जो बैक्टीरिया है वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिलके रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करती है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। क्लियर है? ऑक्सीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल इन दी लेग्यूमिनस प्लांट। अभी रूट नोड्यूल की बात करें तो रूट नोड्यूल अगर आप देखो तो ये रूट्स होती है, इसमें इस तरीके के बल्जिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। और इस बल्जिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन रहता है? इस बल्जिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर रहता है राइजोबियम। कौन रहता है? राइजोबियम। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द हाउस फॉर द बैक्टीरियाज। अब ये राइजोबियम यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करके हेल्प करेगा प्लांट को। ठीक है, इज दिस क्लियर? एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, dwarf shoots in apple. Dwarf shoots in apple is promoted by ऑक्सीन। ठीक है, स्पेसिफिक नाम लिखें, सो दैट इज NAA। NAA क्या है आपको पता है कौन सा ऑक्सीन है? ओके, सो डॉफ शूट, ज्यादा बड़ा ट्री नहीं बनेगा, छोटे छोटे बुश बनेंगे, डॉफ शूट्स बनेंगे। ओके, और उसके ऊपर एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, फ्रूट का जो प्रोडक्शन होगा कंपेयर टू अ लॉन्गर शूट इट्स गोइंग टू बी मोर, सो फ्रूट प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। एक और चीज अगर लिखे, so auxin is not a flowering hormone but in some plants auxin is not a flowering hormone but in some plants, एग्जाम्पल अगर लिखे यहाँ पे some plants में, तो I can put it as pineapple and लीची। पाइनएप्पल एंड लीची की अगर बात करते हैं, फ्लावरिंग हार्मोन, बट इन सम प्लांट लाइक पाइनएप्पल एंड लीची इट प्रमोट्स it causes flowering. So auxin is not a flowering hormone, but in some plants like pineapple and lychee it causes flowering. और फ्लावरिंग की भी अगर बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से वाले फ्लावर्स मेल या फीमेल, तो यहां पे मैं लिखूंगा फीमेल फ्लावर्स। ऑक्सीन फॉर्म्स फीमेल फ्लावर्स। तो फीमेल फ्लावर्स की अगर बात करते हैं तो वी कैन टर्म इट एज अ फेमिनिश इफेक्ट। ऑक्सीन प्रोवाइड्स फेमिनिश इफेक्ट। It provides feminist ठीक है। So auxin promotes parthenocarp in tomato. Auxin promotes formation of root nodules. Leguminous plants by the cell division activity. Dwarf shoots in apple is promoted by auxin. And auxin is not a flowering hormone, but in some plants like pineapple and lychee it causes flowering. और flowering में भी कौन से flower बनाता है?
तो फीमेल फ्लावर्स का फॉर्मेशन करता है, तो आप बोल सकते हो कि ऑक्सीन प्रोवाइड्स फेमिनिस इफेक्ट। ठीक है, नाउ auxin also promotes auxin prevents lodging in grasses. Auxin prevents lodging in grass. ठीक है, और एक और जो चीज का प्रोडक्शन होता है दैट इज ट्रोमेटिक एसिड दैट हील्स इंजर्ड एरियाज इन प्लांट्स, which is auxin, chromatic acid which is an auxin, okay, heals injured area heals injured area in plants. ठीक है, तो we can term auxin as a healing hormone. ऑक्सीन को क्या बोल सकते हैं, we can term auxin as the healing hormone, और auxin promotes or increases sweetness of fruit. Sweetness in fruits. Auxin increases sweetness in fruit by increasing what? By increasing fructose content of the fruit. फ्रूट का जो फ्रुक्टोज कंटेंट है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फ्रूट क्या लगेगा, इट्स गोइंग टू टेस्ट मोर स्वीट. ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑक्सीन. आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा अच्छे से, तो आपको आइडिया आ गई होगी. ये प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू किया है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीन. तो अब आगे चलते हैं एंड विल टॉक अबाउट द अनदर हार्मोन दैट इज गिबरेलिन्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द गिबरेलिन्स. ओके, सो गिबरेलिन्स की अगर बात करते हैं, सो दिस आर वीकली एसिडिक. They are weakly acidic. They are derived from terpenes. They are derived from terpenes and they have a gibbon ring structure. They have a gibbon ring structure. So they are weakly acidic, they are derived from terpenes, they have a gibbon ring structure. किसकी बात हो रही है? गिबरेलिन्स की बात हो रही है. अगर हिस्ट्री चेक करते हैं गिबरेलिन्स की, so we have a scientist known as Kurosawa. This is the name of the scientist, Kurosawa. So what did he observe? इसने ऐसा observe किया in the rice seedling that some of the rice seedling are extra tall, pale yellow and sterile. Observed in a rice seedling plant that some of the
plants were tall, yellow, and I put extra tall, pale yellow, and they were sterile. ठीक है, तो दिस वाज ऑब्जर्व बाय कुरोसावा दैट उसने जब राइस सीडलिंग्स उगाए तो थोड़े बहुत राइस सीडलिंग्स में उसने ये देखा कि द प्लांट्स व्हिच आर फॉर्म्ड वर वेरी टॉल, एक्स्ट्रा टॉल, दे वर पेल येलो एंड दे वर स्टेराइल. तो जब उसने पता लगाया कि व्हाई इज इट हैपनिंग, दे वर एक्स्ट्रा टॉल, पेल येलो एंड स्टेराइल, तो जब उसने पता लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ही केम टू नो दैट इट इज ड्यू टू अ फंगाई. जो कैरेक्टर था इट वॉज कॉज ड्यू टू फंगाई. ठीक है, एंड द नेम ऑफ द फंगाई इज गिब्रेला फ्यूगीकुराई. ठीक है, क्या नाम है? गिब्रेला फ्यूगीकुराई. फ्यूगीकुराई. ठीक है, so this was the name of the fungus that causes extra tall height, pale yellow color and sterility in the plant. So Kurosawa termed this disease as the Bacane disease. As Bacane disease or the foolish seedling disease. ठीक है, so it was first the presence of gibberellins was first found by Kurosawa in the rice seedling plant, and he observed that it is due to fungus known as Gibberella fungicori. ये इस एसिड का इस गिबरेलिन्स का प्रोडक्शन कर रहा था जिसकी वजह से प्लांट क्या हो रहा था? एक्स्ट्रा टॉल, पेल येलो एंड स्टेराइल देखने को मिल रहा था. एंड नेम दैट डिसीज एज बकेन डिसीज और द फुलिश सीडलिंग डिसीज. ठीक है, देन दूसरा एक काम देखिए एक दूसरे साइंटिस्ट का. सो दैट वाज the work of Yabula and Sumiki. याबुला एंड सुमिकी की अगर बात करें तो इन्होंने क्या देखा? सो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट रिलीज हॉर्मोन्स और लेट्स से fungi release 15 types of gibberellic acid. गिबरेलिन्स या फिर आप गिबरेलिक एसिड बोल सकते हो. ठीक है, 15 टाइप्स ऑफ गिबरेलिक एसिड रिलीज होता है जिसमें सबसे कॉमन जो है, कॉमन टाइप अगर देखें दैट इज गिबरेलिक एसिड 24, GA24 and GA25. This is the commonest gibberellic acid which is available. ठीक है, आप फंगस में भी ले लो या प्लांट में भी ले लो. और इंटेंसिव वर्क जो किया है, इंटेंसिव रिसर्च is carried on GA3, गिबरेलिक एसिड 3. ठीक है, डन. एंड so this was done by Yabula and Sumiki. Now अगर देखें कि गिबरेलिक एसिड या गिबरेलिन्स का
व्हाट डू कॉल, कहाँ से फॉर्म होता है, तो दैट इज जो प्रीकर्सर, वी टर्म इट एज प्रीकर्सर. So the precursor is mevalonic acid. The precursor is mevalonic acid कहा जाता है. और सिंथेसिस तो आपको पता ही है कहाँ होता है, गिबरेलिंस का. तो रूट टिप एंड इन द डेवलपिंग and in the developing रूट टिप पे होगा और डेवलपिंग एम्ब्रियो में आपको देखने को मिलेगा इसका सिंथेसिस. अभी यहां पे अगर एग्जांपल देखें सीड जर्मिनेशन का, बाले सीड का जर्मिनेशन देखें. सो let's say this is a seed. So seed में we have the portion of एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे there is going to be the embryo. There is going to be embryo. यहाँ पे it's going to be starch. और जो सराउंडिंग वाला लेयर होता है that is the एल्यूरोन लेयर. ये जो लेयर होता है दैट इज एल्यूरोन लेयर, प्रोटीन वाला कंटेंट होता है. अब सी होता क्या है, जैसे ही आप इस सीड को पानी देते हो, जैसे ही एम्ब्रियो को पानी मिलता है तो एम्ब्रियो क्या करती है, तो यहां लिखते हैं, यहां पे मेंशन करते हैं वाटर किसके पास, एम्ब्रियो के पास जैसे ही जाता है तो एम्ब्रियो क्या प्रोड्यूस करती है, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करती है गिबरेलिक एसिड. ये गिबरेलिक एसिड किसको स्टिमुलेट करते हैं, सो दे स्टिमुलेट द सेल्स ऑफ एल्यूरोन लेयर. एंडोस्पर्म में जो एल्यूरोन लेयर है उसके सेल को स्टिमुलेट किया जाता है और इसके स्टिमुलेशन से इसको स्टिमुलेट किया जाएगा और फिर क्या होगा, जो सेल्स है एल्यूरोन लेयर के, दे वुड सिक्रीट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. सेल्स ऑफ एल्यूरोन लेयर स्टिमुलेट secrete cells of alluvial layer secrete alpha amylase and protease. ये एंजाइम्स को सिक्रीट किया जाएगा और ये एंजाइम क्या करेंगे, सो दिस एंजाइम convert the starch they convert starch endosperm into sugar. ठीक है, स्टार्च एंडोस्पर्म को शुगर में कन्वर्ट करेंगे and this sugar is going to be sugar used for aerobic respiration. The sugar is used for aerobic respiration and ATP are produced. इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ATP को प्रोड्यूस किया जाता है. This ATP is used for seed germination. जो ATP बना इसका एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने से that is going to be used for
ATP used for seed germination. So this is how the gibberellins work. कि वाटर आके एम्ब्रियो को स्टिमुलेट करेगा, एम्ब्रियो स्टिमुलेट होने के बाद गिबरेलिक एसिड प्रोड्यूस करेगी, गिबरेलिक एसिड स्टिमुलेट करेगा एल्यूरोन सेल्स को, एल्यूरोन सेल्स क्या करेंगे, सिक्रीट करेगा अल्फा माइलेज एंड प्रोटीएज, अल्फा माइलेज एंड प्रोटीएज क्या करेंगे, जो एंडोस्पर्म में स्टार्च प्रेजेंट था उसको कन्वर्ट करेगी किसमें, शुगर में, और फिर उस शुगर का क्या होगा, द शुगर अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी आर प्रोड्यूस्ड एंड द एटीपी आर यूज्ड फॉर seed germination. So this is how it works. ठीक है? So this is also ऐसे, क्योंकि आप यहाँ पे गिबरेलिन एसिड का केमिकल का फंक्शन पता लगा रहे हो ना, जैसे मैंने आपको बताया था आगे वाला ऑक्सीन वाला ऐसे आपने देखा था बायो ऐसे, तो ये जो बायो ऐसे है इसको भी अपन एक नाम दे रखा है. So this bioassay is known as the alpha amylase test or the Barley endosperm test. It is known as alpha amylase test and the Barley seed test. तो ये जो बायोएसे का नाम है अल्फा अमाइलेज टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे अल्फा अमाइलेज प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो सीड है, ये सीड किसका है, दिस इज बाले सीड. तो वी कैन टर्म इट एज दी बाले एंडोस्पर्म टेस्ट. ठीक है. यहाँ पे एक और चीज अपन देख सकते हैं कि जो स्टार्च एंडोस्पर्म है, दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर, इससे माल्ट भी बनाया जा सकता है, माल्टोस और माल्ट, जिसको यूज किया जा सकता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ और फॉर बियर फॉर्मेशन. ठीक है. ड्रिंक बनाने के भी काम में आ सकते हैं. ओके, गुड. सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. चलिए आगे. नाउ एक और इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखते हैं इन टर्म्स ऑफ गिबरेलिन्स, विच इज नाउ नोन एज बोल्टिंग. क्या कहा जाता है इसे, बोल्टिंग कहा जाता है. नाउ व्हाट इज बोल्टिंग, लेट्स सी. बोल्टिंग. So bolting is stem elongation in rosette plant. Stem elongation in rosette plant. Now what is rosette plant? तो देख लेते हैं. See, now whenever you talk about a stem, ये स्टेम कंसिडर करते हैं. ध्यान से सुनना इस चीज को. ये स्टेम है. स्टेम में क्या होती है, नोड्स होती है, और नोड से आपको क्या दिखेगा, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ, लेट्स से दिस फॉर्मेशन ऑफ अ लीफ. अब ये फॉर्मेशन ऑफ लीफ क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गिबरेलिक एसिड. नोड के पास में क्या हो रहा है, गिबरेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये गिबरेलिक एसिड किसको प्रमोट कर रही है, लीफ के फॉर्मेशन को प्रमोट कर रही है. ठीक है. और ये कहां प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन, द गिबरेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन इंटरकैलरी मेरिस्टेम में प्रेजेंट है. ठीक है. अब अगर देयर आर नोड्स जो है वो ज्यादा नहीं है, ड्यू टू लो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अगर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और नोड्स, तो उससे क्या होगा, नोड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो लिखेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम में ही ऑक्सीजन बनेगा, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ड्यू टू एब्सेंस और लो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यहां लो लिख देते हैं, of intercalary meristem, nodes are not found.
तो नोड्स नहीं बनेंगे। तो आप यहां देख रहे थे हर एक नोड से एक एक लीफ आ रहा था, बट यहां पे नोड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो नोड्स का फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से जो लीफ है वो क्या करेंगे, एक ही नोड से बाहर आ जाएंगे। अगर ये पॉटेड प्लांट में कंसिडर करता हूं तो यहां पे अब आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ही नोड से आपको प्लांट बाहर, लीफ बाहर आते हुए दिखेगी, एक ही नोड से हो रहा है। ठीक है, तो व्हाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज देयर इज नो लो अमाउंट ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में किस चीज का प्रोडक्शन होता है, गिबरेलिन्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पे लो अमाउंट ऑफ क्या है, जी, द अमाउंट ऑफ जे इज लो। अब ये जो इफेक्ट आ रहा है लीफ का, है ना, दिस इफेक्ट ऑफ लीफ, सभी लीफ एक ही नोड से ग्रो कर रहे हैं, इट इज नोन एज रोसेट इफेक्ट। क्या कहा जाता है इस इफेक्ट को, रोसेट इफेक्ट कहा जाता है। नॉर्मली एक एक नोड पे आपको लीफ देखने को मिलता, बट बिकॉज इंटरकैलरी मेरिस्टम कम है तो गिबरेलिन्स कम हो गए और उसके वजह से ये जो लीफ है ये एक ही नोड से ग्रो करना चालू कर देते हैं, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द रोसेट इफेक्ट। ठीक है, नाउ इस रोसेट इफेक्ट की बात करें, अब अगर इस प्लांट को गिबरेलिक एसिड स्प्रे करते हैं, क्या स्प्रे करते हैं, गिबरेलिक एसिड स्प्रे करें या फिर इंजेक्ट करें इस प्लांट के अंदर, जो प्लांट क्या दिखा रहा है, रोसेट इफेक्ट दिखा रहा है, जो प्लांट रोसेट इफेक्ट दिखा रहा है, अगर उसको आप गिबरेलिक एसिड स्प्रे करते हो तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये चीज वापस देखने को मिलेगी। मतलब अब नोड्स का फॉर्मेशन होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम का नंबर बढ़ जाएगा और आपको नोड्स देखने को मिलेंगे और हर एक नोड्स पे एक एक लीफ ग्रो करता हुआ दिखेगा। मतलब लीफ एक ही नोड से ग्रो नहीं करेगा। तो ये जो रोसेट इफेक्ट आ रहा था, जब आप प्लांट को गिबरेलिक एसिड से स्प्रे करोगे, जैसे कैबेज है तो कैबेज में आपको कौन सा इफेक्ट दिख रहा है, रोसेट इफेक्ट दिख रहा है ना, क्योंकि पत्ते सब साथ साथ में है, एक ही नोड से बाहर आ रहे हैं। तो अगर आप कैबेज को स्प्रे करते हो, क्या गिबरेलिक एसिड स्प्रे करोगे, तो कैबेज प्लांट में भी आपको ये जो नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल जो स्टेम होता था वो वाला पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सो व्हेन गिबरेलिक एसिड इज स्प्रेड ऑन अ रोसेट प्लांट, इट शोज व्हाट, इट शोज बोल्टिंग। वो क्या दिखाता है, बोल्टिंग दिखाता है। तो स्टेम इलोंगेशन है ना, स्टेम इलोंगेशन हो गया, अब यहां से ये वाला पैटर्न डेवलप हो गया, स्टेम इलोंगेशन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बोल्टिंग। क्या लिख लेते हैं, क्या लिखे, गिबरेलिक एसिड stimulates intercalary meristem cells and causes internodal elongation. And causes internodal elongation. समझ में आ गया। तो गिबरेलिक एसिड कॉसेस बोल्टिंग। रोसेट प्लांट या रोसेट हैबिट जो बोलते हैं, उस रोसेट हैबिट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम। तो ये जो प्लांट था जो रोसेट हैबिट दिखा रहा था लीफ का, उसका स्टेम क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। ओके, और वो इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है। तो यहां पे विल मेंशन वन मोर थिंग, एग्जाम्पल मेंशन करें तो एग्जाम्पल में लिखते हैं बीट, और मैंने एक तो बोल ही दिया कैबेज। तो यहां पे क्या होता है, नेचुरल बोल्टिंग occurs prior to flowering. Natural bolting occurs prior to flowering. और ये जो ऐसे है, we can term it as the Dwarf P test
dwarf P test, या फिर you can term it as the dwarf Maze test. ठीक है, so it is the dwarf P test or the dwarf Maze test. बायो एसे का नाम लिखा मैंने, दिस आर दी बायो एसे. ठीक है, और यहां पे एक और चीज मैं लिख सकता हूं कि जो इसमें होगा क्या, जो डॉफ पी एंड मेज वेराइटीज है, वेराइटीज इलोंगेट व्हेन स्प्रेड विथ when sprayed with gibberellic acid. ठीक है, ये जो मैंने बायो एसे बताया, डॉफ पी टेस्ट एंड द डॉफ मेज टेस्ट, उसके अंदर अगर गिबरेलिक एसिड प्लांट पे स्प्रे करेंगे तो प्लांट क्या दिखाएगा, बोल्टिंग दिखाएगा, मतलब इलोंगेशन ऑफ द स्टेम अकर होगा. ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. गिबरेलिन्स की बात कर लिए, ऑक्सिन्स की भी बात कर लिए. ठीक है, सो still if you are confused regarding any of the topics, do let me know. So in the next session we'll talk more about the chapter. Okay, so I'll keep this much for the session. Thank you so much.